हेलो एमएनएस एस्पिरेंट, वेलकम टू ड्रीम एमएनएस इंस्टीट्यूट। एक बहुत ही शानदार लाइन है कि फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल पे उस पे डटे रहो। अगर आपने अब फैसला कर लिया है कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है तो उस पे अब 100% लग जाइए और इतनी मेहनत करिए कि आपका ड्रीम जो है वो सक्सेस में बदल जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक जीके का सबसे पहला टॉपिक जो है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन लगातार सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उससे भी ज्यादा ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आप पढ़ाई करिए कि एक ही बार में यह टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं कि पहले हमारे थ्योरी के क्लासेस चलते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक के एमसीक्यूज होते हैं। और जिन बच्चों के पास अभी तक लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पे हमने लेटेस्ट सिलेबस को शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो अपने टेलीग्राम में सर्च करें ड्रीम एमएनएस 01, आप हमारे ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ये है कुछ नेशनल सिंबल्स जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया और नेशनल एम्बलम हो गया। तो शुरू करते हैं नेशनल फ्लैग से। नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग भी है। इसमें रंग 3 है लेकिन इन रंगों को बनाने के पीछे कई हजारों लाखों लोगों की बलिदान जुड़ा हुआ है और ये तीनों कलर बने रहे इसके लिए हमारे देश की आर्मी रात दिन इसकी हिफाजत करती है। नेशनल फ्लैग का जो साइज होता है वो 3:2 होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 होती है और इसकी लंबाई जो होती है वो 2 रेशियो में होती है। तिरंगे के बीच में जो व्हील होता है उसमें 24 स्पाइक्स लगे होते हैं, 24 चिन्ह होते हैं और इसको अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे नेशनल फ्लैग को किसने बनाया था, तो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था। 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने इसे एज अ फ्लैग की तरह अप्रूव कर दिया गया था। तो यह डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कब अप्रूव हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को। अब अप्रूव हो गया था 22 जुलाई 1947 को, लेकिन इसको पहली बार डिस्प्ले किया गया लोगों के सामने 14 अगस्त 1947 को। आधी रात को इसको डिस्प्ले किया गया, सबके लिए इसके दिखाया गया। उससे पहले लोगों को नहीं पता था कि हमारे देश का फ्लैग क्या है। तिरंगे में जो 3 कलर है उनके बारे में जान लेते हैं। ऊपर जो दिखता है वो सैफरॉन कलर है, यह शक्ति को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बीच में जो व्हाइट कलर है वो पीस को दर्शाता है, ट्रुथ को दर्शाता है। सफेद रंग जो है इसका वो सच्चाई को दर्शाता है और नीचे का जो ग्रीन कलर है वो हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे हमारे फ्लैग को कोई भी फहरा सकता है, कोई भी अपने घर के ऊपर लगा सकता है, लेकिन यह पहले मुमकिन नहीं था। 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि फ्लैग को होस्ट करने का राइट एक फंडामेंटल राइट है। इसी के बाद से फ्लैग कोड बनाया गया जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग की हम रिस्पेक्ट करेंगे, किस तरीके से इसको होस्ट करेंगे। अब जैसे अमेरिका का जो फ्लैग है उसको देखेंगे, उसके ऊपर कई टी शर्ट बनते हैं, लोग अपने कैप के ऊपर बनवाते हैं, उसका मग लेके घूमते हैं। लेकिन इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, इसका ना ही आप टी शर्ट के ऊपर देखेंगे, ना ही कैप के ऊपर देखेंगे, ना ही मग के ऊपर देखेंगे, क्योंकि ऐसा करना मना किया गया है और ये एक डिसरिस्पेक्ट शो करता है हमारे फ्लैग के। अगर कोई नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके ऊपर केस भी दर्ज किया जा सकता है। अगर वर्तमान में स्थित प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की या वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो उनके शोक में नेशनल फ्लैग को 12 दिन के लिए टेढ़ा कर दिया जाता है। और वहीं अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, उस हिसाब से 7 डेज के लिए इंडियन फ्लैग को टिल्ट कर दिया जाता है, टेढ़ा कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जो है उसको 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अडॉप्ट किया था, अप्रूव किया था। ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेट्स पे खासा ख्याल रखना है। नेशनल एम्बलम के नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। या इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और यह जो
सत्यमेव जयते है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और ये देवनागरी में लिखा गया है। देवनागरी मतलब हिंदी स्क्रिप्ट। नेशनल एम्बलम को जो बनाया गया है, जिनसे इंस्पायर होकर बनाया गया है, वो है अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है। इसी यहीं से आपका नेशनल फ्लैग का जो चक्र है उसको भी लिया गया है और नेशनल एम्बलम को भी इसी स्तंभ से लिया गया है। जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, यही वो स्तंभ है, वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। अब नेशनल एम्बलम के नीचे की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक हाथी दिखाई देता है नीचे की तरफ, उसके बाद एक व्हील दिखाई देता है, उसके बाद एक बुल दिखाई देता है और बीच में जो चक्र दिया गया है, ये चक्र सिंबलाइज करता है पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को। हमारे देश के जितना कॉन्फिडेंस है, हमारा जो पावर है, उसको यह डिपिक्ट करता है। अब नेशनल एम्बलम का यूजेस है, उसमें कई कलर होते हैं। जैसे ग्रीन कलर का जो है उसे लोकसभा के मेंबर्स यूज करते हैं, रेड कलर जो है उसको राज्यसभा के मेंबर्स यूज करते हैं और ब्लू कलर है उसे मिनिस्टर लोग यूज करते हैं। तो इसको याद कैसे करना है आपको? ग्रीन कलर लोकसभा के लोग करते हैं, यानी कि इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हेलो यूज कर सकते हैं। हिंदी वाला हेलो, इंग्लिश वाला हेलो नहीं। ह से हो गया हरा रंग, लो से हो गया लोकसभा। रेड का हम याद करने के लिए ब्रायन लाला यूज कर सकते हैं, ब्रायन को छोड़ दीजिए, लारा। लारा का मतलब लाल रंग और राज्यसभा। उसी तरह ब्लू को याद करने के लिए हम मनी कर सकते हैं। मिनिस्टर लोगों के पास मनी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मनी। म से हो गया मिनिस्टर और नी से हो गया नीला। चलिए नेक्स्ट है नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और 24 जनवरी 1950 को इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल एंथम। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बंगाली राइटर थे और उन्होंने इसको पहला बंगाली में ही लिखा था और उसके बाद इसको हिंदी अनुवाद किया गया। इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था, सबसे पहले गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिस में 27 दिसंबर 1911 को इसको परफॉर्म किया गया था। तो ये डेट भी काफी इम्पोर्टेंट है। जनगण मन को गाने के लिए 52 सेकेंड का टाइम लगता है और 52 सेकेंड में ही कंप्लीट करना चाहिए। हम सब लोग बचपन से ही राष्ट्रगान को पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रगान को स्कूल में प्रेयर के रूप में यूज किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 देश इनके लिखे हुए गाने को आज अपना राष्ट्रगान के रूप में यूज कर रहे हैं। पहला हो गया हमारा इंडिया, जनगण मन एज अ नेशनल एंथम यूज करता है, और बांग्लादेश हो गया वो अमार सोनार बांग्ला करके उनका नेशनल एंथम है, उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। एज यू नो कि बांग्लादेश पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक बंगाली राइटर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सॉन्ग नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ का जो उनका है वहीं से वंदे मातरम को लिया गया है और इसको एज ए नेशनल सॉन्ग 26 जनवरी 1950 को अप्रूव किया गया था। तो डेट्स काफी याद रखना पड़ेगा। नेशनल एंथम जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को, और नेशनल सॉन्ग अप्रूव हुआ था 26 जनवरी को हो गया था। और इसको भी सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही गाया था, लेकिन इसको गाया गया था 1896 में। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नेशनल सॉन्ग को इक्वली ऑनर किया था जनगण मन यानी कि नेशनल एंथम से। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि द सॉन्ग वंदे मातरम विच हैज प्लेड अ हिस्टोरिक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम शैल बी ऑनर्ड इक्वली विथ जनगण मन एंड शैल हैव इक्वल स्टेटस विथ इट। और इसी के बाद से हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को ही इक्वल राइट्स में दिए गए हैं। पार्लियामेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो जनगण मन से होता है और जब वो खत्म होता है शाम के समय तब वंदे मातरम से खत्म होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कैलेंडर। हमारे देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शाखा कैलेंडर को कहते हैं। इसको सबसे पहले 22 मार्च 1957 को यूज किया गया था और तभी से यह कैलेंडर यूज में है। तो इसका जो पहला डेट है ईयर का स्टार्टिंग होता है 22 मार्च से। इंग्लिश वाले जो 22 मार्च है उससे शुरू होता है। अब यहाँ पे पूरे 12th मंथ का दिया गया है जिसमें चैत्र जो है वो 22 मार्च से शुरू होता है और उसके बाद फिर बैसाख, ज्येष्ठ, वो सारे चीजें यहाँ पे नोट डाउन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है नेशनल करेंसी। हमारा देश का जो नेशनल करेंसी वो इंडियन रुपी है और उसका सिंबल आपको दिख रहा है, यही उसका सिंबल है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जितना भी नेशनल करेंसी हमारा है, देश का नोट छापने की प्रक्रिया हो गई,
नोट को किस तरीके से यूज किया जाए, उन सब का कार्यभार हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उठाता है। इसका जो आईएसओ कोड है वो है INR। आईएसओ कोड क्या होता है? हर कंट्री का आईएसओ कोड अलग अलग होता है, जिससे कि डिफरेंशिएट हो सके कि किस देश का कौन सा करेंसी है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पे डॉलर यूज होता है और उसका आईएसओ कोड है USD। जापान में जापानीज येन चलता है करेंसी और उसका आईएसओ कोड है JPY। और उसी तरह हमारे देश भारत का आईएसओ कोड है INR और इंडियन रुपी यहाँ की करेंसी है। 2010 में हमने इस नेशनल करेंसी के सिंबल को अप्रूव किया हमारे देश के गवर्नमेंट ने। उससे पहले हम RS यूज करते थे, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले RS लिखा हुआ आता था, लेकिन अब जितने भी चीजें आ रही हैं, किसी भी पैकेट में देखिए, किसी भी खाने वाली चीज पे देखिए, अब वहां पे ये सिंबल आपको दिखाई देगा। इस सिंबल को किसने बनाया था? उदय कुमार जी ने बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल करेंसी के सिंबल को किसने डिजाइन किया, तो उसके डिजाइनर थे उदय कुमार। तो चलिए नेक्स्ट है नेशनल एनिमल। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। इसको 1973 में नेशनल एनिमल बनाया गया था और उससे पहले हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वो लायन था। इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि जो रॉयल बंगाल टाइगर है उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और इस तरह का बाघ जो होता है रॉयल बंगाल टाइगर, यह कैट प्रजाति का सबसे लंबा लार्जेस्ट कैट होता है और लगातार कम होती हुई इनकी संख्या को देखकर हमारे देश ने इसे नेशनल एनिमल बनाया था। अभी जो लेटेस्ट डेटा है 2018 के हिसाब से अभी हमारे देश में कुल 3000 टाइगर्स लेफ्ट हैं और उसमें से भी अगर रॉयल बंगाल टाइगर की स्पेसिफिक बात किया जाए तो वो लेस देन 1000 से भी बहुत कम है। और इसी तरह अगर लगातार चलता रहा तो आने वाले 30-40 सालों में यह पशु गायब हो जाएगा और भविष्य के लोग इसको देख भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय पंछी हमारे देश का है पीकॉक मोर और इसको 1963 में नेशनल बर्ड बनाया गया था। 1 फरवरी 1963 डेट याद कर लीजिए, नेशनल बर्ड इसको बनाया गया था। और इसको बनाने के पीछे का मोटिव था, फेदर के कलर होते हैं, इनके पंखों के जो रंग होते हैं, कई सारे रंग होते हैं और उसी से इंस्पायर होकर हमारे देश में जिस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन रहते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिटी है। तो इस यूनिटी को सिंबलाइज करने के लिए इस नेशनल बर्ड को चुना गया था। अगला काफी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है हमारे देश का, तो वो है गंगा रिवर की डॉल्फिन। ये गंगा, यमुना, चंबल और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पाई जाती है और अगेन ये अभी इनकी भी संख्या बहुत ही कम हो चुकी है अभी के समय में। यह मीठे पानी की डॉल्फिन होती है। यूजुअली जो डॉल्फिन्स होती है वो समुद्र में रहती है, नमकीन पानी में, लेकिन गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है वो गंगा रिवर जैसे कि मीठा पानी है, नमकीन पानी नहीं है। तो इस तरह के। नेक्स्ट है नेशनल फ्रूट। राष्ट्रीय फ्रूट हमारे देश का मैंगो है। अगला है नेशनल फ्लावर। हमारे देश का नेशनल फ्लावर लोटस है, आप सबको पता है यह बात। अगला है हमारा नेशनल ट्री। हमारे देश का नेशनल ट्री है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी औषधि गुण पाई जाती है और ये बहुत लंबे समय के लिए 200 साल, 300, 500 साल इस तरह तक यह जीवित रहता है। अगला है नेशनल रिवर। सबको पता है कि नेशनल रिवर क्या है। हमारे देश का नेशनल रिवर है गंगा। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है हिमालय के। इंडिया का यह सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका जो रनिंग किलोमीटर है वो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। नेक्स्ट है नेशनल रेप्टाइल। हमारे देश का जो नेशनल रेप्टाइल है वो है किंग कोबरा या कोबरा। किंग कोबरा जो होता है वो 25 सालों तक जिंदा रहता है और यह 19 फीट लंबा होता है और एक बार काटने पे ये 6 ml जहर डाल देते हैं अंदर में। ये इतना खतरनाक होते हैं, ये स्नेक ईटर होते हैं, ये दूसरे सांपों को तक को नहीं छोड़ते, खा जाते हैं। इसीलिए शायद हमारे देश ने इसे नेशनल रेप्टाइल कहा गया है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसको खा जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसका जो स्पिरिचुअल वैल्यू है वो है कि भगवान शिव के गले पे जो सांप रहता है वो भी कोबरा रहता है, तो शायद इससे भी इंस्पायर होकर नेशनल रेप्टाइल रखा गया है। तो अगली बार अगर आपको कोई कोबरा कहता है तो उसको चिल्लाना नहीं है, उसको मारना नहीं है, बल्कि उसको थैंक यू करना है क्योंकि वो आपको एज ए नेशनल रेप्टाइल बुला रहा है। एज अ प्राउड फील करिए आप। नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज एनिमल। हमारे देश का नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो एलिफेंट है
और आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया अब थैंक यू का मतलब होता है कि अब यह लेक्चर समाप्त हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एज ए इंडियन होने के हिसाब से आपको यह टॉपिक याद करना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर समय इंटरव्यूअर इंटरव्यू के समय पूछ लेता है, देखने के लिए कि आपको अपने देश के बारे में कितना पता है। तो इसलिए इस हिसाब से हमें इस टॉपिक को मेमोराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हमारे देश में नेशनल रेपिटाइल भी जब है तो नेशनल लैंग्वेज क्या है, यह मुझे नीचे कमेंट में बताइए। बाद में फिर अगले लेक्चर में इसका आंसर मिलेगा, और गूगल नहीं करना है प्लीज। चलिए मिलते हैं तब अगले लेक्चर में।